नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं रबी क्रॉप और ला नीना की। रबी क्रॉप वो क्रॉप होती है जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में उसको काटा जाता है। और ला नीना क्या होता है? एक टाइप का रेनफॉल सिस्टम है जो अक्सर इंडिया को इफेक्ट करता रहता है। उसको भी जानेंगे कि ला नीना क्या होता है। जब हम बात करते हैं इस पूरे टॉपिक की, यह टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। इस टॉपिक का पहले बैकग्राउंड जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है इंडिया में और टाइप ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप क्या होती हैं। उसके बाद यह जानेंगे जो वोकर सेल है और इससे अल नीनो और ला नीनो का कंसेप्ट आया है। उसके बाद इस टॉपिक को समझेंगे क्यों इसको रिलेट किया गया है इन दोनों के साथ। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। शुरुआत करते हैं इस पूरे टॉपिक की एग्रीकल्चर सेक्टर से। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें से अगर यह माना जाए तो 70% जो पॉपुलेशन है रूरल एरिया की, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और ये पॉपुलेशन लगभग 18% ओवरऑल जो जीडीपी है इंडिया की, उसमें कंट्रीब्यूट करती है। अब बात करते हैं इंडिया में क्या क्या उगाया जाता है। इंडिया में व्हीट और राइस वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया मिल्क में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पल्सेस में है। और इंडिया ने 275 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी है वो सेफ है आज। अब ये बात करते हैं कि जो इंप्लॉयमेंट सेक्टर है इंडिया में, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है, अगर ये ना हो तो इंडिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है, हंगर और पॉवर्टी की तरफ जा सकते हैं लोग। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर की। इंडिया में जो फूड प्रोडक्शन है वो पहले इतनी नहीं थी। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1966 में एमएस स्वामीनाथन की हेल्प से, उसमें क्या हुआ कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड उगाया गया। उसके साथ यूरिया, डीएपी और जो दूसरे पेस्टिसाइड्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हुई, जिससे जो रिजल्ट आया कि एक ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई। इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। एमएस स्वामीनाथन को 2024 में तो भारत रत्न भी मिला था। अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। इंडिया की फूड सिक्योरिटी आज के दिन सेफ है, और इतना सब होने के बावजूद भी इंडिया हंगर में 108 पोजीशन पर है। और इंडिया के लिए यह बहुत दुखद बात है। अगर इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्राइसिस में आ जाए तो इंडिया के हालात बहुत नाजुक हैं, तो वो उसको संभाल नहीं पाएगा। अब बात करते हैं इंडिया में कितने प्रकार की क्रॉप्स हैं। इंडिया में 3 प्रकार की क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो जून और सितंबर के मंथ के बीच उगाई और काटी जाती है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती है? राइस आती है, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट और बाजरा और ज्वार। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये। जब हम बात करेंगे रबी क्रॉप की तो उसमें क्या है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में उसको बोया जाता है और अप्रैल और मार्च के महीने में उसको काटा जाता है। उस बीच क्या क्या क्रॉप उगाई जाती हैं? जैसे व्हीट उगाया जाता है, मस्टर्ड उगाया जाता है, बार्ले और ग्राम उगाए जाते हैं। और यह सीजन डिपेंड रहता है रेनफॉल पर। अगर यहां रिटेटिंग मॉनसून हो जाए तो इस क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो खरीफ क्रॉप है वो डिपेंड रहता है मॉनसून पर। अगर मॉनसून बहुत अच्छा होगा तो उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। यानी इन सबसे यह माना जाता है कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है रेनफॉल पर। अब जो तीसरा टाइप है वो जायद क्रॉप। ये वो सीजन है जो 2 क्रॉप के बीच का है। जैसे मार्च और अप्रैल के महीने में हमारी खत्म हो गई रबी क्रॉप्स, तो जून के महीने में शुरू होना है खरीफ क्रॉप का सीजन।
इन 2 महीने के टाइम पीरियड में जो क्रॉप उगाई जाती हैं उसको बोला जाता है जायद क्रॉप्स। इसमें जो मोस्टली आता है वाटरमेलन्स, जो तरबूज होता है, ठीक है, ये सारे इसमें उगाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में जो ला नीनो का जो कंसेप्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमें जानना होगा कि नॉर्मल साइकिल क्या होता है, क्योंकि तभी हम ला नीनो का कंसेप्ट जो रेनफॉल में है वो समझ पाएंगे। जब इसकी बात करते हैं तो ये देखते हैं कि जो ये है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यहां से हवाएं चलती हैं और ये सारा पानी जो वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वहां जाकर इकट्ठा कर देती है। ये हवाएं ऊपर उठती हैं, ये देखो ये उठ रहा, और ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाकर यहां रेनफॉल देती है। और ये हवाएं ऊपर चलती है और दोबारा से साउथ अमेरिका की कोस्ट पर आकर बैठ जाती हैं। ये पूरा साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, एक बार इधर गई, ऊपर गई, और नीचे आ गई। इसको बोला जाता है वोकर सेल। अगर इस साइकिल का जस्ट उल्टा हो जाता है, हवाएं इस तरफ से उस तरफ जाएं, ये साइकिल ऐसे बन जाता है, तो इसको बोला जाता है अल नीनो। जब ये उल्टा होता है तो जो साउथ अमेरिका है वहां बारिश होती है, लेकिन नॉर्मल साइकिल में ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पर बारिश होती है। ये था नॉर्मल कंसेप्ट और अल नीनो का कंसेप्ट। जब हम ला नीनो का कंसेप्ट समझेंगे तो उसमें जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल की रहती हैं। मतलब ये है, ये सेम कंडीशन रहेंगी, लेकिन ये जो स्पीड है ये इंक्रीज हो जाएगी। जो इंटेंसिटी है इस वोकर सेल की वो हाई रहेगी, जिसकी वजह से जो रेनफॉल है ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर वो हाई रहेगा। और इसका इनडायरेक्टली जो इफेक्ट है वो इंडियन मॉनसून पर देखने को मिलेगा। ये था रबी क्रॉप और ला नीनो का कंसेप्ट। अब इस पूरे टॉपिक की बात करते हैं, ये कैसे रिलेट करते हैं। तो जो होप लगाई गई है कि अब की बार बहुत अच्छी फसल होगी, बहुत अच्छी प्रोडक्शन होगी, ऐसा क्यों है? जब इस टॉपिक की बात करते हैं तब 2 बातें निकल कर आती हैं। एक तो वो जिससे ये लगता है कि अब की बार जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, और एक ये लगता है कि इससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। पहले वो बात कर लेते हैं जिससे ये लगता है कि प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज नहीं होगी। सबसे पहली जो बात है, ओवरऑल एरिया है जो वो डिक्रीज हुआ है। जो बिजाई में जो एरिया आता है वो ओवरऑल एरिया डिक्रीज हुआ है। जो दूसरी जो बात है वो डीएपी को लेकर, जो डीएपी की सप्लाई है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई। डीएपी की सप्लाई जो मिड नवंबर है उसके बाद सही हुई है, उससे पहले डीएपी की सप्लाई इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने एनपीके पर शिफ्ट कर लिया अपने आप को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। लेकिन जब हम डीएपी की बात करते हैं तो डीएपी में 46% तक फास्फोरस होता है, और जो रूट और जो स्टेम है उसकी प्रोडक्शन, उसको एस्टेब्लिशमेंट करने में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अब डीएपी टाइम पर मिला नहीं, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि ओवरऑल जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन है, ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी? ये है एक कंसेप्ट। अब जो दूसरी होप जो लगाई गई है वो ये है कि अब की बार जो गर्मी का जो टाइम पीरियड है वो मिड नवंबर तक चला गया है, और मिड नवंबर के जाने की वजह से कि जो सीड जर्मिनेशन है उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि लोगों का माना गया है कि गर्मी में जो सीड है वो जल्दी जर्मिनेट होता है। मतलब ये कि जो शुरुआत है क्रॉप का वो बहुत अच्छी होगी। दूसरा, ज्यादा गर्मी रहेगी तो जो डैम है इंडिया के वो पानी से भरे रहेंगे लेट तक, जिससे जो वाटर सप्लाई है वो सटेबल रहेगी,
और उस वाटर टेबल से हमें जो बाद में वाटर चाहिए है वो हमें मिल जाएगा। दूसरा, और गर्मी अगर लंबी रही है, इसका मतलब यह है कि जो विंटर है वो शिफ्ट हो गया। विंटर शिफ्ट होने का मतलब क्या है? अब जो विंटर है वो नवंबर के बाद शुरू होगा और वो मार्च के महीने तक चलेगा, जिसकी वजह से जो रबी क्रॉप है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये बात। और दूसरा, और जो ला नीना जो मैंने आपको समझाया है, अब की बार ला नीना होने का ज्यादा संभावना बताई गई है। और ला नीना इंडिया में जो रेनफॉल है उसको इंक्रीज करता है। रेनफॉल भी अच्छी होगी और जो टाइम पीरियड है विंटर का वो भी इंक्रीज होगा, जिस वजह से ये होप लगाई गई है कि अब की बार रबी क्रॉप अच्छा प्रोडक्शन देगी। जब हम बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन की इस पूरे टॉपिक में ही, इन सब होने के बावजूद फूड इन्फ्लेशन ऐसे ही है। अक्टूबर के महीने में वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड इन्फ्लेशन है। और इस साल हरियाणा और महाराष्ट्र दो ऐसे स्टेट थे जिसमें इलेक्शन था, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगली साल जो दिल्ली और बिहार में भी इलेक्शन है, जो वन ऑफ द मेजर सप्लायर है फूड ग्रेन्स में, वहां कंपनसेट करने के लिए, लोगों की वोट लेने के लिए सरकार वहां जो फूड सप्लाई है वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। और ऐसा करने से जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी है वो थ्रेट में आ सकती है इस पूरे टॉपिक के अनुसार। अब तक जो हमने समझाया है वो आपको यह समझाया है कि इंडिया में क्रॉप है वो कितने प्रकार की है, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, रेनफॉल समझाया है, और फूड जो इन्फ्लेशन है वो कैसे इंक्रीज होगी। इंडिया को एक नए ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि जो इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो ओवरऑल लिमिट हो चुकी है, स्टैग्नेंट हो चुकी है। इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेंट होने का कारण हम लोग ही हैं, क्योंकि हमने एक्सेसिव यूज किया है यूरिया और डीएपी और जो दूसरे पेस्टिसाइड्स हैं, उनके नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके नेगेटिव इफेक्ट हमें इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं। प्रोडक्शन स्टैग्नेंट हो गई। दूसरा, हेल्थ कंसर्न की वजह से जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है लोगों का वो बढ़ गया है। ये कारण है इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्ट्रेस फील कर रहा है आज के दिन। हमें कुछ नए इनोवेटिव आइडिया की जरूरत है जिससे इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, और जो एक हमने एम रखा है डबल फार्मर इनकम, वो भी हमारा टाइम से पहले अचीव हो पाए। ये हमारा पूरा टॉपिक था। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डो। क्योंकि हमारा जो चैनल का एनालिटिक्स कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमारे जो व्यूज हैं 80% व्यूज नॉन सब्सक्राइबेंट से हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।